नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन काय चिकित्सा डिपार्टमेंट, आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से पहले जो का वीडियो था उसमें मैंने सीओपीडी के पार्ट 1 के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को एक कंप्लीट तरीके से समझने की कोशिश की थी, आसान तरीके से समझने की कोशिश की थी। आज हम सीओपीडी के पार्ट 2 यानी एम्फाइसीमा के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन देखें तो सीओपीडी इज अ कंडीशन ऑफ टू डिफरेंट डिजीजेस दैट ऑफन प्रेजेंट सिमुल्टेनियसली। यानी सीओपीडी जो होती है वो दो अलग अलग टाइप की लंग डिजीजेस होती है जो कि एक साथ देखने को मिलती है, उसको हम सीओपीडी बोलते हैं। कौन कौन सी डिजीजेस होती है वो? पहली होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है एम्फाइसीमा। जिसमें से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ऊपर जो भी डिस्कशन था वो पार्ट 1 में हो चुका है। आज हम एम्फाइसीमा के ऊपर डिस्कस करेंगे। एम्फाइसीमा को देखें तो एम्फाइसीमा इज डैमेज ऑफ वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाइज, यानी एल्वियोलाइज की जो वॉल्स होती है उसके अंदर जो भी डैमेज होता है उसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखने की कोशिश करेंगे तो ये नॉर्मल एल्वियोलाई है और ये एल्वियोलाई विद एम्फाइसीमा है। नॉर्मल एल्वियोलाइज जो होती है वो एक तरीके से इंटैक्ट नेचर में रहती है, लेकिन एम्फाइसीमा में एल्वियोलाइज की जो वॉल होती है वो पूरे तरीके से डैमेज हो जाती है। उसके अंदर मिलने वाली इलास्टिन प्रोटीन जो होती है, जो इसको इसकी शेप में बनाए रखती है, उसकी कमी होने लगती है या उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होने लगता है। तो इस इलास्टिन प्रोटीन की कमी की वजह से इनकी जो पफिनेस होने की जो नेचर होती है वो खत्म हो जाती है और ये एक बहुत ही ढीले ढाले गुब्बारे के जैसे दिखने लगता है। इसको ही हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। इसके हम कॉजेटिव फैक्टर की तरफ जाएं तो जैसा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का कॉजेटिव मोस्ट कॉमन कॉज था स्मोकिंग, वैसे ही एम्फाइसीमा में भी मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्मोकिंग। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू डस्ट, सिलिका एंड एनी एयर पॉल्यूटेंट, यानी किसी भी टाइप का एयर पॉल्यूटेंट्स जो कि बॉडी के अंदर सॉरी लंग्स के अंदर जाता है वो एम्फाइसीमा करता है। और इसके साथ एम्फाइसीमा का एक तीसरा पॉजिटिव फैक्टर होता है वो होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एक एक करके हम इन सब के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसकी पैथोलॉजी के बारे में देखें तो बिकॉज ऑफ क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ इरिटेंट्स, इरिटेंट्स कौन कौन से थे जो मैंने आपको बता चुका हूँ। स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स के अंदर जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जाते हैं, जो माइनिंग्स के अंदर काम करते हैं सिलिका होती है वो अंदर जाती है, एयर पॉल्यूटेंट्स किसी भी टाइप का होते हैं वो अंदर जाते हैं। तो वो सारे इरिटेंट्स का काम करते हैं और अगर लंबे टाइम तक ये एक्सपोजर करते रहे तो पॉल्यूटेंट्स गेट फेगोसाइट्स बाय मैक्रोफेजेस। जैसे ही ये पॉल्यूटेंट्स लंग्स के थ्रू हमारी एल्वियोलाइज के अंदर जाते हैं तो एल्वियोलर जो मैक्रोफेजेस होती है वो इन पॉल्यूटेंट्स को फेगोसाइट्स करने का काम करती है, यानी उनको निगलने का काम करती है। ओवर द टाइम ये मैक्रोफेजेस क्या करती है, कुछ साइटोकाइंस का रिलीज करती है जो कि दूसरी मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कुछ ऐसे साइटोकाइंस, ये साइटोकाइंस क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स जो होते हैं इन केमिकल्स की तरफ भी इन माइक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स की गति होती है। इस मूवमेंट को हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। कौन सी मूवमेंट बोलते हैं? हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। इस कीमोटैक्टिक मूवमेंट के बाद में न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो प्रोटीएज नाम के एंजाइम्स को रिलीज करती है। प्रोटीएज एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? उसमें मेन एंजाइम होता है इलास्टेज एंजाइम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलास्टेज एंजाइम क्या करता है? इलास्टीन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलास्टेज क्या कर रहा है? इलास्टिन नाम की प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इस इलास्टिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से ही एम्फाइसेमा होता है। मेन एम्फाइसेमा होने के पीछे का जो कॉज होता है वो होता है एल्वियोलाइज के अंदर उपस्थित होने वाली इलास्टिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन। इसके साथ ही हमें इलास्टिन प्रोटीन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि इलास्टिन प्रोटीन क्या क्या काम करता है। इलास्टिन प्रोटीन जो होता है उसका मेन काम होता है इंक्रीजेस द रिकॉइलिंग नेचर ऑफ लंग्स ड्यूरिंग पैसिव रेस्पिरेशन एंड आल्सो कीप्स एयरवे ओपन आफ्टर एक्सपायरेशन बाय अप्लाइंग आउटवर्ड फोर्स। यानी कि एल्यूलाइज की वॉल्स के अंदर ये इलास्टिन प्रोटीन होती है जो कि इसको बाहर की ओर खींच के इंटैक्ट रखने का काम करती है। जैसा कि आपने 12th के अंदर बर्नौली का सिद्धांत पढ़ा होगा
कि जिस जगह पे एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है उस जगह पर प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो जैसे ही एल्वियोलाइज में एक्सपायरेशन होता है तो एक्सपायरेशन की वजह से एयर उससे बाहर आती है। बाहर आने की वजह से एल्वियोलाइज के अंदर का प्रेशर जो होता है वो कम होता है। और जब प्रेशर कम होता है तो एल्वियोलाइज की दीवारें जो होती है वो अंदर की ओर खींचकर कोलैप्स होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन एल्वियोलाइज को कोलैप्स होने से बचाने के लिए ही इसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन होती है जो कि इसको आउटवर्ड फोर्स लगाकर एक्सपायरेशन के टाइम पर भी इसको बंद होने से यानी इसको कोलैप्स होने से बचाए रखती है। जैसा कि एम्फाइसीमा में आप देख सकते हैं ये सारी की सारी इलास्टिन प्रोटीन जो होती है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रखी है। इस वजह से एल्वियोलाइज जो होती है उनकी ल्यूमेन छोटी हो जाती है और या फिर ये कोलैप्स हो जाती है। इसके अलावा एक कारण जो था वो था इसका अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से। तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या होता है? अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इज रिलीज्ड बाय लिवर। It is an anti-elastase protein. And in a alpha 1 antitrypsin deficiency, the anti-elastase proteins are not produced by liver that leads to buildup of more elastase enzyme. जैसा कि आप जानते ही हैं कि elastase enzyme जो था, elastase enzyme क्या कर रहा था? इलास्टीन प्रोटीन को खत्म कर रहा था। इलास्टिन प्रोटीन को एक तरीके से खत्म कर रहा था। और अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में क्या होता है कि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन की कमी होने लग जाती है या ये पूरे तरीके से बन ही नहीं पाता है। इसका निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण करता है लीवर। लेकिन इस जेनेटिक डिसऑर्डर में लीवर जो होता है इस अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन को बना ही नहीं पाता। और ये अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या होता है? एंटी इलास्टेज प्रोटीन होती है। एंटी इलास्टेज का मतलब क्या होता है कि ये इलास्टेज एंजाइम को खत्म करती है बॉडी में से। लेकिन जब अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन ही नहीं होगा तो एंटी इलास्टेज प्रोटीन नहीं होगी। एंटी इलास्टेज प्रोटीन नहीं होगी तो इलास्टेज जो होगा वो बॉडी के अंदर बढ़ता रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको पैथोलॉजी में बताया ही था एम्फाइसीमा के में कि इलास्टेज प्रोटीन जो होता है वो इलास्टीन प्रोटीन को खत्म करता है। इलास्टीन प्रोटीन को खत्म करता है और जब इलास्टीन प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो एम्फाइसीमा होना ही होगा। मोर इलास्टेज लीड्स टू मोर डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिन प्रोटीन इन एल्वेलाई। जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इलास्टेज जिससे बढ़ने लग जाता है और ये क्या करता है? इलास्टिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन करता है। एंड दीज ऑल फैक्टर्स लीड्स टू कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई एंड एयर पैसेजेस एंड एयर ट्रैपिंग इन द एल्वेलाई। जैसा कि एंड लेस ऑक्सीजन कम्स इन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्स आउट। क्या होता है कि मान लीजिए ये एक एल्वेलाई, इसके अंदर एम्फाइसीमा की वजह से इलास्टिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हो चुका है। इलास्टिन प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से ये एल्वियोलाइज जो होती है ये एक तरीके से ढीले ढाले गुब्बारे के जैसी हो जाती है। तो जब एयर अंदर आती है और जब एयर बाहर जाती है तो ये इसके अंदर इलास्टिन प्रोटीन की कमी की वजह से ये कोलैप्स हो जाती है। कोलैप्स होने की वजह से इसका जो ल्यूमेन होती है वो भी छोटी हो जाती है। और ल्यूमेन छोटी होने की वजह से अब जो ऑक्सीजन थी वो अंदर बहुत कम मात्रा में जाएगी और अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर भी कम मात्रा में जाएगी। इसीलिए ऑक्सीजन कम्स इन एंड लेस ऑक्सीजन कम्स आउट। ये ही एम्फाइसीमा में देखने को मिलता है। एंड ओवर द टाइम ये इलास्टिन प्रोटीन का और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से फिर धीरे धीरे एल्वियोलाइज की पूरी नेचर जो इलास्टिक रिकॉइलिंग नेचर थी वो खत्म हो जाती है और एल्वियोलाइज एक फूले हुए गुब्बारे के जैसी दिखती है। Over the time, due to loss of elastin protein, air trapping occurs and alveoli becomes balloon shape. ये एक ढीले ढाले गुब्बारे के जैसी दिखने लग जाती है। पैथोलॉजी को मैंने एक शॉर्ट रूप में बताने की कोशिश की है कि ये जो भी स्मोक पार्टिकल्स होते हैं
केमिकल्स होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है, उनसे इन्फ्लामेशन होता है। ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करती है, जैसे मैंने पहला बताया ही था। एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी प्रोटीजेज एंजाइम, जिससे कि इलास्टेज एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। एंटी प्रोटीज प्रोटीज एंजाइम कौन सा था? अपने ये इलास्टेज प्रोटीन था, लेकिन एंटी प्रोटीज का इनएक्टिवेशन हो जाता है, यानी इलास्टेज को खत्म करने वाले एंजाइम्स की इनएक्टिविटी हो जाती है, जिससे इलास्टेज एंजाइम बढ़ने लगता है। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड इलास्टेज एंजाइम जब बढ़ता है तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होना लाजमी है। और वैसा का वैसा कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में, जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम मात्रा में बनता है। ये एंटी इलास्टेज प्रोटीन होता है। एंटी इलास्टेज प्रोटीन कम बनेगा तो इलास्टेज खत्म नहीं होगा, इलास्टेज खत्म नहीं होगा तो इलास्टिन खत्म होने लग जाएगा। अब टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा के बारे में पढ़ेंगे कि कितने कितने टाइप के एम्फाइसीमास हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा जो होता है वो यूजुअली लंग्स की अपर लोब में ज्यादा देखने को मिलता है। और होता क्या है कि ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है और ये एक पूरी की पूरी एसिनस है। इस एसिनस का सेंट्रल पार्ट जो होता है, यानी कि ये सेंट्रल पार्ट जो है, इसके अंदर एम्फाइसीमा देखने को मिलता है। इसको अपन सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा भी बोलते हैं या सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा भी बोलते हैं। एसिनस क्या होते हैं? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये एक अंगूर का गुच्छा है। मान लीजिए ये एक अंगूर का गुच्छा है, तो ये पूरा का पूरा अंगूर का गुच्छा एसिनस कहलाता है। और इस अंगूर के गुच्छे का एक अंगूर जो होगा वो हमें एल्वियोलाई कहलाना, वो एक तरीके से एल्वियोलाई कहलाया जाएगा। तो इसीलिए ये इस एसिनस का जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट के अंदर अगर एम्फाइसीमा देखने को मिले तो उसे हम सेंट्री लोब्यूलर या सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा कहते हैं। और ये जनरली अपर लोब्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका दूसरा पार्ट होता है पेन एसिनर एम्फाइसीमा, और ये यूजुअली लोअर लोब्स में ज्यादा देखने को मिलता है। पेन एसिनर एम्फाइसीमा, एसिनर एम्फाइसीमा क्या होता है कि पूरी की पूरी एसिनस के अंदर ही अगर एम्फाइसीमा की कंडीशन देखने को मिले, जैसा कि आप मैंने आपको बताया था कि ये अंगूर का गुच्छा है। अंगूर का गुच्छा जो पूरा का पूरा अंगूर का गुच्छा तो एसिनस हो जाता है, और एक अंगूर जो होता है वो एल्वियोलाई कहलाता है। और सेंट्री एसिनर में क्या था कि इसके सेंट्रल पार्ट के अंदर एम्फाइसीमा था, लेकिन पैन एसिनर में पूरी की पूरी एसिना इसके अंदर ही एम्फाइसीमा देखने को मिलता है। इसलिए इसको पैन एसिनर एम्फाइसीमा कहते हैं। और ये यूजुअली इसके लोअर पार्ट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, लंग्स के लोअर पार्ट में। इसके अलावा तीसरा होता है डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा। डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा क्या होता है? ये यूजुअली प्लूरल स्पेस के पास में मिलता है। और प्लूरल स्पेस कौन सा होता है इसका? लंग्स का हमेशा आउटर एरिया। लंग्स का आउटर एरिया जो होता है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर ये एम्फाइसीमा देखने को मिलता है। और ये एम्फाइसीमा क्या होता है? सबसे इसके डिस्टल पार्ट में होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्री एसिनर में क्या था? सेंट्रल पार्ट में मिल रहा था। पेन एसिनर में क्या था? पूरी की पूरी एसिनस के अंदर मिल रहा था। और ये डिस्टल एसिनर है, यानी कि इसके एसिनस के डिस्टल पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। और जनरली प्लूरल स्पेस के पास में देखने को मिलता है। तो जब प्लूरल स्पेस के पास में ये एसिनस सॉरी डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा देखने को मिलता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी जो लाइनिंग होती है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने की वजह से इसके अंदर की जो भी एयर होती है वो इस प्लूरल स्पेस से बाहर आने लग जाती है। और प्लूरल स्पेस से जब एयर बाहर आ जाती है और चेस्ट कैविटी के अंदर जब एयर एक्यूमुलेट होने लग जाती है, तो उस कंडीशन को अपन न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा से न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये तीनों का मैं एक साथ बता रहा हूं कि सेंट्री लोबुलर या सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा क्या है कि एसिनस के सेंट्रल पार्ट के अंदर जो एम्फाइसीमा होगा वो सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा, और ये अपर लोब्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। पेन एसिनर या पेन लोबुलर एम्फाइसीमा क्या है कि पूरी की पूरी एसिनाई के अंदर अपन को देखने को मिलेगा एम्फाइसीमा। और पैरासेप्टल एम्फाइसीमा या इसको अपन डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा भी बोलते हैं, डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि एसिनस के डिस्टल पार्ट के अंदर एम्फाइसीमा के चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा बोलते हैं। और जो
पैन लोब्यूलर एम्फाइसीमा होता है वो लोअर लोब्स में ज्यादा देखने को मिलता है, और डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा जो होता है वो इसके प्लूरल स्पेस के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने एम्फाइसीमा के तीनों टाइप के पार्ट तीनों टाइप को पढ़ने की कोशिश की है। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में देखें तो हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया ज्यादा देखने को मिलता है। हाइपोक्सीमिया क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एल्वेलाइज के अंदर कम आ रही है। एंड हाइपरकैप्निया क्यों? क्योंकि एल्वेलाइज से CO2 जो हो रही है वो बाहर कम जा रही है। ऑक्सीजन अंदर तो कम आ रही है और CO2 बाहर भी कम जा रही है, इस वजह से ही हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया देखने को मिलता है। और पिंक पफर्स ड्यू टू पिंक स्किन, स्पेशली एम्फाइसीमा के पेशेंट्स जो होते हैं उनको हम पिंक पफर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पेशेंट सांस लेने की कोशिश करता है तो उसकी जो चिक मसल्स होती है, जो गाल की मसल्स होती है, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसके गालों के ऊपर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन होने लग जाता है, जिससे कि उसके गाल एकदम पिंक पिंक लगते हैं। इसीलिए उनको पिंक पफर्स कहा जाता है। और उसके अंदर हमेशा हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, जो कि सेम मैंने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के जैसा ही बताया था कि पर्स लिप ब्रीदिंग प्रेजेंट होगी। पर्स लिप ब्रीदिंग जैसे मैंने आपको COPD के पार्ट 1 में बताया था कि इनहेल करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक्सहेल करने में उसका जो टाइमिंग होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन करेगा। पर्स लिप ब्रीदिंग क्यों करता है इंसान? के एल्वियोलाइज की जो वॉल होती है वो एक तरीके से उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, तो इलास्टिसिटी खत्म होने की वजह से अंदर एयर ट्रैपिंग होने लगती है, और एयर ट्रैपिंग होती है, और एयर ट्रैपिंग की वजह से जो CO2 होती है वो ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट होने लग जाती है। CO2 बाहर प्रॉपरली आ नहीं पाती है, तो एल्वियोलाइज के अंदर ही CO2 इकट्ठी होने लग जाती है। तो उस वजह से उस एल्वेलाई के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में जो भी ऑक्सीजन बची होगी, उस ऑक्सीजन को ज्यादा देर तक एल्वेलाइज के अंदर रखने के लिए पेशेंट जो होता है वो कंपेंसेट करता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन करती है। और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन कर कैसे करता है? वो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग करता है, यानी वो इंसान सांस तो आराम से ले पाएगा, लेकिन छोड़ने के लिए उसको अपने होठों को दबा के रखना होगा, एक पर्स की जिप के जैसे उसको दबा के रखना होगा ऐसे। तो पर्स जो होठों को दबा के रख के जो ब्रीदिंग होती है उसको हम पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन करेंगे तो बैरल शेप चेस्ट मिलेगा, जिसके अंदर उसका AP डायामीटर जो होगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में और आगे देखें तो पेशेंट इजीली फटीग हो जाएगा, ऑर्थोपनिक होगा, यानी पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दर्द होगा, दिक्कत होगी, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन टाइम होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, पर्स लिप ब्रीदिंग करेगा। एंड कैसेक्टिक अपीयरेंस होगी, यानी पेशेंट जो होगा वो बहुत ही लीन एंड थिन अपीयरेंस का होगा, बहुत ही दुबला पतला नेचर का होगा। दुबला पतला नेचर का क्यों होगा? क्योंकि उसको सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और वो जो भी एनर्जी होगी उसकी वो सांस लेने में चली जाएगी, इसीलिए उसके ना तो मसल मास बढ़ेगा ना उसके अंदर फैट बढ़ेगी, इसीलिए पेशेंट जो होगा वो एकदम लीन एंड थिन नेचर का होगा। और फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे तो आगे हम पैल्पेशन करेंगे, तो पैल्पेशन में डिक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ चेस्ट बाइलेटरली या यूनिलेटरली, जो कि मैंने आपको COPD के पार्ट फर्स्ट में भी बताया था कि जब हम पेशेंट की बैक को इस तरीके से दो अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसको सांस लेने के लिए कहेंगे, तो दोनों अंगूठों के बीच का जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत ही कम होगा। तो ये या तो बाइलेटरली यानी दोनों साइड में हो सकता है, या फिर यूनिलेटरली किसी एक साइड में देखने को मिल सकता है। तो एग्जामिनेशन करें तो परकशन ऑन चेस्ट पे हमें हाइपर रेजोनेंस साउंड देखने को मिलेगी, ऑस्कल्टेशन में हमें व्हीजिंग साउंड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा COPD जो होता है वो दो टाइप से मैंने बताया था कि दो कंडीशंस होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो ब्लू ब्लोटर्स कहलाते हैं, और क्यों होता है? क्योंकि उनमें साइनोसिस की कंडीशन मिलती है। लेकिन एम्फाइसीमा के पेशेंट पिंक पफर कहलाते हैं, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो पिंक होती है, क्योंकि सांस लेने में उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी जो गालों की मसल्स होती है उनमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने लगता है, क्योंकि पर्स लिप ब्रीदिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट ओबेस्ड देखने को मिलते हैं, पेरिफेरल एडिमा उनमें देखने को मिलता है, लेकिन एम्फाइसीमा के पेशेंट जो होते हैं वो लीन थिन एंड कैसेक्टिक अपीयरेंस में देखने को मिलते हैं।
और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होता है, लेकिन एम्फाइसीमा में कफ होता है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होता कि हम उसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कंसिडर कर सकें। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें प्यूरुलेंट स्पूटम देखने को मिलता है, लेकिन एम्फाइसीमा में स्पूटम की ऐसी कोई अर्जेंसी या नीड नहीं होती है। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के पेशेंट्स का मैंने एक तरीके से एनिमेटेड डायग्राम शो किया है, जिसमें ब्लू ब्लोटर्स एक तरीके से आप दे ही सकते हैं और पिंक पफर जिसकी एक कैसेक्टिक अपीयरेंस आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्नोसिस किस बेसिस पे किया जा सकता है? पीएफटी करवाया जा सकता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। और पीएफटी के ऊपर जो वीडियो है वो आगे आने वाली है, उसमें मैं आपको पीएफटी और ये जो भी लंग कैपेसिटीज होती है उनके बारे में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। और जो डायग्नोसिस का तरीका है कि उसकी जो टोटल लंग कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है, और उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम देखने को मिलती है। चेस्ट एक्सरे एंड एचआरसीटी ऑफ थोरैक्स भी करवाया जा सकता है। चेस्ट एक्सरे देखें तो ये एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे और ये एक सीओपीडी के पेशेंट का चेस्ट एक्सरे है। नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में जो ट्रांसल्यूसेंसी होती है वो एक नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन इसमें एयर ट्रैपिंग होने की वजह से चेस्ट कैविटी में एयर जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ जाती है। और ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ने के साथ ही ये नॉर्मल कंडीशन में जो डायफ्रामेटिक नॉच होती है, ये डायफ्राम भी फ्लैट डायफ्राम हो जाता है। डायफ्रामेटिक नॉच जो होती है, जो डायफ्राम के और इंटरकॉस्टल स्पेस के बीच की जो नॉच है, ये नॉच एक शार्प नॉच होती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ये नॉच पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, यानी डायफ्राम फ्लैट डायफ्राम हो जाता है। तो ये सारी कंडीशंस हमें सीओपीडी के चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो जो इसका मेन कॉज होता है स्मोकिंग, हमें उस स्मोकिंग को ही रोकना पड़ेगा। दूसरा, इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में जो म्यूकस होता है उस म्यूकस के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज इंट्रैप्ड हो रहते हैं, जिससे की वजह से उसको आगे न्यूमोनिया होने के चांसेस ना हो। इसके लिए हमें पहले से ही इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर जरूरत हो तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की भी में रिक्वायरमेंट हो सकती है। ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज करना चाहिए। साथ ही साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का भी कुछ मात्रा में और कुछ दिनों तक यूज किया जा सकता है, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने आज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा को साथ करते हुए सीओपीडी के पार्ट 2 को पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आपका सीओपीडी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके बारे में जो भी जानकारी है हम आगे और डिटेल में वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।